कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में वही एलोट्रॉपी आपको देखनी है। तो भैया बेसिकली एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन क्या होती है, एक तो होता है रेगुलर स्ट्रक्चर, एक होता है अमॉर्फस स्ट्रक्चर। रेगुलर स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो भैया, क्रिस्टलाइन। ये सब क्या है आपके, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में डायमंड आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, फुलरीन आ जाएगा। अमॉर्फस में कौन आ जाता है, अमॉर्फस में आ जाएगा आपका क्या, चारकोल आ जाएगा, ठीक है, कोक आ जाएगा, ओके, लैंप ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। लैंप ब्लैक को कार्बन ब्लैक भी कहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डायमंड की। हमें पता है डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। सारे के सारे कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रिकली जुड़े होते हैं, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है ये, ठीक है। डायमंड जो है बेसिकली लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इंगेज्ड हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर नहीं होता ये। और थर्मोडायनामिकली क्या होता है, लेस स्टेबल होता है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में कहीं ना कहीं हम लोग करंट पास होते हुए देख लेते हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिकली ग्रेफाइट तो भैया टेम्परेचर के मामले में और डायमंड टेम्परेचर के मामले में दोनों में डिसिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिकली बैड कंडक्टर है डायमंड। अगर हम लोग देखें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में जब करंट पास करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अमाउंट में हमें हीट की कहानी दिखाई देगी। फिर हम लोग सिमिलरली बात कर लेते हैं कार्बोरेंडम की। कार्बोरेंडम एक्चुअली क्या होता है, ये होता है सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि SiC इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो जितने भी कार्बन और सिलिकॉन है सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। डायमंड जैसा ही इनका भी क्या होता है, 3D नेटवर्क होता है, बस अल्टरनेट होते हैं, कार्बन सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन, लाइक दैट 3D स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा वाला 3D स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ये है आपके डायमंड का स्ट्रक्चर। अब मैं यहां पे सिलिकॉन भी बता दूंगा, यहां पर अल्टरनेट पोजीशन पे सिलिकॉन डाल सकता हूं, ठीक है। ये कार्बोरेंडम आ गया तो वो आप सिलिकॉन देख सकते हैं कार्बन की जगह पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं बोराजीन की बात करेंगे। बोराजीन एक्चुअल में इसका एक नाम होता है, इसका नाम आप लोगों ने पहले सुन रखा होगा, इसे बोलते हैं बोराजोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, बोराजोन। एक्चुअल में जो बोराजोन है, ये जो नाम आप देख रहे हो बोराजोन, एक्चुअल में दिस इज योर ब्रांड नेम। क्या है ये, ब्रांड नेम ऑफ अ क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड बोले तो Bn, X भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट हो जाएगी वो। तो बोराजीन इज ऑल्सो नोन एज अ बोराजोन एंड बोराजोन इज द ब्रांड नेम ऑफ अ क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बोरोन नाइट्राइड। क्या है ये है आपका बोरोन नाइट्राइड है, ठीक है। ये क्या है आपका बोरोन नाइट्राइड। और आगे बढ़ते हैं जरा। अब दूसरी बात यह है कि जितने भी बोरोन और नाइट्रोजन एटम्स हैं वो सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। एक पूरी तरीके से ये क्या है बेटा आपका 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है आपका 3D स्ट्रक्चर। और ऐसा माना गया है कि जो बोराजीन है, बोराजीन जो है या बोराजोन जो है वो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है। ज्योमेट्री आपको इस तरीके से दिखाई देगी 3D नेटवर्क की। ये है आपका बोराजीन, ठीक है, या बोराजोन बोल लो इसको, ठीक है। और बोरोन नाइट्राइड का एक और स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। पहले ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ग्रेफाइट शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल शीट आपस में जुड़ी हुई होती हैं। पहली लेयर 2D, ठीक है, सेकेंड लेयर 2D, तीसरी लेयर 2D। मतलब कि 2 डायमेंशनल लेयर्स जो हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कनेक्टेड होती हैं। ग्रेफाइट की यही कहानी है। अगर मैं यहां पे मान लूं कि ये मेरी फर्स्ट लेयर है, दिस इज माय लेयर 1, तो यहां कहीं चालू होगी क्या आपकी लेयर 2, और ये जो बीच वाला आप एरिया देख रहे हो ये वीक
वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, WVWF, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए टू डायमेंशनली शीट आपस में कनेक्टेड हैं और कंप्लीट ग्रेफाइट का एक सिस्टम तैयार कर रही हैं। ठीक है, दूसरी बात, ग्रेफाइट को थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल माना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। डायमंड के कंपैरिजन में तो ग्रेफाइट अच्छा खासा रिएक्टिव सिस्टम माना जाता है। सारे के सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इंटरनली रेजोनेंस अवेलेबल होता है, लूप करंट अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, वहां पर आपको थर्मोडायनामिकली एक्टिविटी भी दिखाई देगी। ये कहानी थी। और दूसरी बात यह है कि दो लेयर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, दो लेयर के बीच में क्या होता है, आपको वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक कलर का होता है और स्लिपरी नेचर का होता है, फिसलन भरा स्लिपरी नेचर। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ एग्जिस्ट बिटवीन टू लेयर, ये मैंने अभी बोल दी, पहले भी बोल दी थी। अब हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम विथ इन द लेयर, अलग बात है, और टू लेयर के बीच में कार्बन एटम की डिस्टेंस वो अलग बात है। भाई लेयर के अंदर कार्बन एटम, कार्बन 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 कार्बन, ये डिस्टेंस अलग बात है, और दो लेयर के कार्बन की डिस्टेंस अलग बात है। ठीक है, लेयर के अंदर कार्बन की डिस्टेंस अलग बात है और दो लेयर के बीच में कार्बन की डिस्टेंस अलग बात है। तो लेयर के अंदर विथ इन द लेयर कार्बन कार्बन डिस्टेंस इज मिनिमम, बट बिटवीन टू लेयर कार्बन कार्बन डिस्टेंस इज मैक्सिमम, अगर कंपेयर करें दोनों वैरायटीज को। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ का केस होता है। सो हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम विथ इन द लेयर इज शॉर्टर देन द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू कार्बन एटम विथ इन टू लेयर्स। ये कॉमन सेंस था। ठीक है, फिर बात करेंगे यहां पर डायामीटर की। डायामीटर इन द सेंस व्हाट, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन लेयर। अब सुनना मेरी बात, अब यहां तो इंडिकेट नहीं कर रहा है ना कि दो कार्बन लेयर कौन सी है, लेकिन बढ़िया तरीके से इंडिकेट मैं अलग कैसे करूंगा। ये जो DC2C दिखा रहा है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कार्बन, ये है आपकी दो लेयर के बीच, और ये जो डिस्टेंस है कार्बन टू कार्बन, ये है आपकी लेयर के अंदर की कहानी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, दोनों ही अलग अलग होती हैं। तो कौन सी शॉर्टर कौन सी लार्जर, लार्जर है आपकी दो लेयर की कहानी, और शॉर्टर है कौन सी आपकी विथ इन द लेयर की कहानी। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, ड्यू टू रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, लूप करंट प्रेजेंट होता है। ओके, ग्रेफाइट जो है हाईली नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर मैं किससे कंपेयर करूं, ठीक है, अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट में बहुत सारे आ जाते हैं, कार्बोरेंडम हो गया, बोराजीन हो गया। ठीक है, फिर अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, विच इज इक्वल टू 2200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। ग्रेफाइट का इस्तेमाल तो कई चीजों में करते हैं, पेंसिल की निब बनाने में, कहीं आजकल तो ईंटें बनाने में यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन की। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसे, ग्रेफाइट की लेयर से ही समझ सकते हैं इसको, लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है क्या, बोरोन नाइट्राइड यानी कि बोराजीन यानी कि बोराजोन भी कह लो, कुछ भी कह लो भैया। इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑल्सो हैविंग सेम स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट। ये है आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोरोन नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे, बाकी सब कुछ सेम। नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, बोरोन हैविंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बोरोन और नाइट्रोजन के बीच हो रहा है क्या, डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन। नाइट्रोजन के लोन पेयर बोरोन के 2pz में भरे जा रहे हैं, तो ये डोनर है, एक एक्सेप्टर है, इसलिए चार्जेस आ गए। चार्जेस आ गए, ऑब्वियसली क्या है, लूप करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल बोरोन एंड नाइट्रोजन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ग्रेफाइट ऑल्सो एंड इन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ऑल्सो। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां पे भी, लेयर टू लेयर कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये हो क्या रहा है यहां पे। बात यह है कि जब आप बोराजीन को हीट करेंगे 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको ये इनऑर्गेनिक बेंजीन लाके दे देगा। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोल लो, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल लो, कुछ भी बोल लो यार। ठीक है, बेंजीन भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल लो इसको। ठीक है,
कुछ भी बोल लो। तो ये वही कहानी हो गई इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और बोराजीन की। अच्छा ये रिएक्शन थोड़ी उल्टी कर दी मैंने, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट से बोराजीन बना सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो बता ही दिया, 2D शीट होती है भी बता दिया। ये किस में, इनऑर्गेनिक के केस में। बोराजीन तो 3D नेटवर्क है, डायमंड जैसा, सिलिकॉन कार्बाइड जैसा है, कार्बोरेंडम जैसा। तो अब मैं अच्छे से बताता हूँ, डाइपोल मोमेंट भी हम लोग देख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कहानी, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिख दिया था, इसको मैं सही कर देता हूँ। अरे यार पीछे चलते हैं, हाँ ये इसको मैं मिटा ही देता हूँ, फिर अगली स्लाइड पे जब सब कुछ लिखा ही है तो मेरे से तो हो गई गलती। ये कहानी है, ये बोराजीन की है, ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं बेंजीन की। बेसिकली बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बार बार नहीं बताऊंगा एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। C6H6 कैसे बनता है, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर हमने तो ऐसा बनता हुआ देखा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो ऐसा बनता हुआ देखा है, हेक्सागन उसमें बीच में चंदा मामा, ऐसा भी बनता देखा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हाइड्रोजन तो लगाया ही नहीं, फालतू बता रहे हो 6। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को हाइड रखते हैं, ठीक है। बेंजीन वैसे भी इनऑर्गेनिक का सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, असली चीज ऑर्गेनिक में आती है। बेंजीन हो गया, ये देख मैंने हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे, असली चीज ये है, स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा। ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये तो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैनोनिकल बोल लो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल लो। इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है ये, है ना। दूसरी बात आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, अगर बेंजीन से कंपेयर करो, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम स्ट्रक्चर है, कंपेयर करेंगे हम, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन, वो पिछला वाला बेंजीन, ठीक है। फिर आता है फुलरीन। फुलरीन फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, बकमिनिस्टर भी बोलते हैं। C60 इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें वो देखना होता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है 90, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्ड भी दिखता है हमें, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले सिस्टम कितने हैं, टोटल 30। नंबर ऑफ पेंटागन्स कितना बनता है C60 के अंदर, 12। नंबर ऑफ हेक्सागन कितने बनते हैं, 20। ये है बेसिक डिटेल आपके फुलरीन की, शॉर्ट नेम बकमिनिस्टर फुलरीन, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन की। तो कुछ स्पीशीज में आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने वाला हूं इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसपी की। हम जानते हैं एसपी मतलब लीनियर 180 डिग्री वाली कहानी। फिर हम बात करेंगे sp2 की, ट्राइंगुलर प्लेनर 120 डिग्री की कहानी। ये क्या है बेटा, लीनियर ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक समराइज हो रहा है ये। sp3 109 डिग्री 28 मिनट की कहानी, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फिर sp3d2 टाइप आ जाता है आपका। ये क्या है sp3d2 टाइप, यहाँ पे दो तरीके की ज्योमेट्री दिख रही है, एक तो स्क्वायर प्लेनर भी दिख रही है, और स्क्वायर प्लेनर को कनेक्ट किया जाए तो आपको ये ऑक्टाहेड्रल भी दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन की। नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, उससे पहले एक चीज मैं भूल ही गया, वो मैं बता देता हूं। एंगल्स की बात कर लें तो आपको यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल भी दिखाई देगा, ठीक है, और आपको 90 डिग्री का एंगल भी दिखाई देगा। दो वैरायटी के आपको एंगल्स दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मान के चलिए कि ये E है, ये E है, ये सब क्या है आपके A, तो 180 डिग्री कहां कहां दिखाई देगा, एक तो E और E के बीच में दिखाई देगा, ठीक है, और A और A के बीच में भी दिखाई देगा। A और A के बीच में भी आपको 180 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। 90 डिग्री कहां दिखाई देगा, 90 डिग्री आपको दिखाई देगा E और A के बीच में, ठीक है, E और A के बीच में। अगर मैं इसको डॉट मान लूं तो ये मेरा सेंट्रल एटम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर बात करेंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो दो वैरायटीज मैं आपको बता रहा हूं, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन और नॉन इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में कौन कौन आ गया, sp, sp3 और
sp2 भी आ गया था और sp3d2 भी आ गया। अब जो रिमेनिंग रह गया वो नॉन इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। कौन रह गया रिमेनिंग में? रिमेनिंग में रह गया सबसे पहले sp3d और फिर sp3d3। ठीक है, sp3d3 नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं ऐसे? बिकॉज इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है 33.33%। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो स्पीशीज या जो एलिमेंट्स या जो एटम्स या जो ग्रुप आते हैं हाइब्रिडाइजेशन उनका sp2 होता है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर pd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए और इक्वेटोरियल पर sp2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, इक्वेटोरियल पर जो sp2 की बात कही जा रही है उसी में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 33.33% है। जबकि अगर मैं एक्सियल पर p और d ऑर्बिटल की बात करूं, p और d मतलब s ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कॉमन सेंस 0। अब sp3d3 टाइप की बात करें तो एक्सियल पोजीशन पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर लेस होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए हम लोग इन्हें नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करते हैं। दो ही वैरायटी है,